अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की। अगर आप देखो तो हर प्रोटीन के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, एक खास कैरेक्टर होता है, एक खास फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करूं, कहने को तो वो भी प्रोटीन है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है अराउंड द ब्लड। इसी तरह अगर मैं कुछ क्लोरोफिल की बात करूँ तो वो भी प्रोटीन है, लेकिन उसका फंक्शन ये है कि वो जो है वो काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और आपके जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहा जाए तो हर प्रोटीन जो है वो अपने खास यूनिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये यूनिकनेस उसको उसका स्ट्रक्चर देता है। कहने को हमारे पास अपने 20 अमीनो एसिड है, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड जिस तरह से अपने आप को फोल्ड करते हैं, जिस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, उनके अरेंजमेंट और उनकी फोल्डिंग जो है जो प्रोटीन्स को यूनिक प्रॉपर्टीज देती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोटीन की 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जो है वो प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब हमारा प्रोटीन जो है राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, तो उसकी ट्रांसलेशन की वजह से जो आपकी चेन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होती है, उस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो डिफरेंट अमीनो एसिड अपने आप को अरेंज किए हुए। अब ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे पास किस तरह डिटरमाइन हुई है, डीएनए के कोड की वजह से। यानी कि डीएनए जिस अमीनो एसिड का कोड देगा उसी अमीनो एसिड को राइबोसोम ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर एक अमीनो एसिड यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट की वजह से हमारा जो प्रोटीन होता है प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होता, और अगर हमारा प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होगा तो फिर हमारा प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और हमारे पास सर्टेन जेनेटिक एरर्स आते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि सिकल सेल एनीमिया काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और उसमें सिर्फ एक ही एरर होता है कि उसका एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है किसी और अमीनो एसिड से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आपके अमीनो एसिड्स की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होगी है तो फिर वो जो है वो अपने आप को सर्टन तरीकों से फोल्ड करती है। उनमें दो कॉमन जो फोल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास अल्फा हेलिक्स है और दूसरा हमारे पास बीटा स्ट्रैंड है। अब अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड कैसे बनते हैं और क्यों, कौन से अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स बनाते हैं, कौन से अमीनो एसिड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उसको हम लोग इस तरह डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी हमारे पास जो अमीनो एसिड जिनके पास आर ग्रुप छोटा होगा वो ज़्यादातर हमारे पास अल्फा हेलिक्स बनाएंगे, क्योंकि अल्फा हेलिक्स के अंदर आर ग्रुप जो होता है वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सो दैट्स वाई छोटा आर ग्रुप होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी और वो अपने आप को कॉइल करेगा इनटू अ स्टेयरकेस और वो इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन, कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है वो इस तरह से बॉन्ड क्रिएट करता है। तो हर पहला यानी कि पहला जो है वो अमीनो ग्रुप चौथे अमीनो ग्रुप के साथ जो है वो इस तरह से बॉन्ड क्रिएट करेगा और इसका जो एक टर्न होता है वो 3.6 अमीनो एसिड्स का होता है। जबकि अगर मैं बीटा प्लेट की बात करूं तो ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं ये एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अगर एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरी जो होगी वो उसके ऑपोजिट होगी, और इनके दरमियान जो होता है वो अगेन इसी तरह से कार्बोनाइल जो होता है उसका ऑक्सीजन और जो एन ग्रुप होता है उसके दरमियान इस तरह से बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और ये जो बॉन्डिंग होती है ये इसकी स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने याद रखना है कि जितने भी अमीनो ग्रुप्स हैं, अमीनो एसिड जिनके आर ग्रुप काफ़ी बड़े हैं जैसे ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन, वो सारे जो हैं ये आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स बनाएंगे, और जितने अमीनो एसिड जिनका आर ग्रुप छोटे हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड, वेलिन वगैरह, वो तमाम जो हैं ये आपके अल्फा हेलिक्स बनाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गए। फिर उसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स जिनको हम लोग शेपरॉन कहते हैं, ये अपने आप को इस तरह से कॉइल करते हैं, अरेंज करते हैं, फोल्ड करते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है यहाँ पे आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स जो होता है वो आपके साइटोप्लाज्म में जो है वो होंगे, और साइटोप्लाज्म जो होता है क्योंकि वाटर इन नेचर होता है तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि वाटर को हेट करते हैं जिनको हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं वो मोस्टली सेंटर में चले जाएंगे, और जो अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, वो इनके किनारों यानी कि एजिस पे आ जाएंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन अपने आप को इस तरह से फोल्ड करेगा कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सेंटर में आ जाएंगे और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है वो अपने आप को किनारों पर अरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं
उनके दरमियान हमारे पास सर्टेन बॉन्डिंग्स क्रिएट होंगी। इनमें हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, और फिर हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये तमाम जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको याद रखना है कि जितने ज़्यादा ये वाले लिंकेज होंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा वो हीट रेजिस्टेंस होगा। यानी हाई टेम्परेचर पे अमीनो एसिड या टर्शियरी स्ट्रक्चर अपने आप को अनस्टेबल करके ओपन नहीं करेगा। ज़्यादा बॉन्डिंग मीन्स ज़्यादा हाई हीट रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की, जो कि है क्वांटरी स्ट्रक्चर। हर अमीनो एसिड या हर पॉलीपेप्टाइड चेन क्वांटरी स्ट्रक्चर या हर प्रोटीन के पास क्वांटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर पे स्टॉप हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सब यूनिट से क्रिएट होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो इसमें एक ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, एक ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, एक ये, यानी कि 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर अपने आप को फोल्ड करके जो है वो क्वांटरी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन हुए टू क्रिएट द क्वांटरी स्ट्रक्चर, और ये क्वांटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये ह्यूमंस या लिविंग थिंग्स के अंदर जो होता है वो सर्टन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो डायग्राम में नजर आ रहा है उसमें हीम ग्रुप है, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास क्वांटरी स्ट्रक्चर है ये हीमोग्लोबिन का है। तो आपको याद रखना है कि क्वांटरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन क्रिएट नहीं करता, सिर्फ वही प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टर्शियरी बॉन्ड ये एक से ज़्यादा सब यूनिट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर हैं, और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि ये जो प्रोटीन है उसके अंदर एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर्स या सब यूनिट्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं।